गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए और वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो देखोगे इसमें मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आता है जुडिशियल एक्टिविज्म पर। एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल रिव्यू को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा कहा गया है, समीक्षा करना, रिव्यू करना। एक्टिविज्म बोलते हैं न्यायिक सक्रियता, कितना सक्रिय है, हिंदी में सक्रिय बोला जाता है, कितना सक्रिय है, सक्रियता, एक्टिविज्म। ये देख ले, ये लाइन कोट किया हुआ है। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक बार रीड कर ले, मुझे प्यास लग गई यार, पता नहीं आजकल प्यास बहुत ज्यादा लगता है।
देखिए क्या कहता है, इट रिफर्स टू रूलिंग मेड बेस्ड ऑन द, किसके आधार पर, ऑन ए जजेज ऑन बिलीव, जजेस के अपने बिलीव के अनुसार से रूलिंग जो देते हैं, एंड जजेज ऑन बिलीव एंड पॉलिसी प्रिफरेंस, पॉलिसी का प्रिफरेंस क्या होना चाहिए, पॉलिसी क्या बनानी है, उसमें प्रिफरेंस किसको दिया जाना चाहिए, और जज क्या बिलीव करते हैं, क्या उनका विश्वास है, उसके आधार पर जो जजमेंट देते हैं, फैसला देते हैं, ठीक है, रेदर देन, ना कि बजाय कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, एंड रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, कानून का नियम क्या कहता है, और संविधान क्या कहती है, उसके बजाय ना जाके उनका विश्वास, वो क्या सोचते हैं, साथ में उनका क्या विश्वास है, या पॉलिसी जो बना हुआ उसका क्या, पॉलिसी का प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो मतलब अपने हिसाब से, अपने सही और गलत के सोच के देखते हुए, ठीक है, अपना उनका थिंकिंग, उनका अपना मन क्या कहता है, उसके हिसाब से जो रूलिंग देते हैं, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। कानून क्या कहता है, कानून देखो कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ये जजमेंट देने में कभी, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो जजमेंट जो देते हैं वाकई में सही बेसिस देते हैं। कानून में काफ़ी कमियां हो सकती है, कानून जो हो सकता है कि पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को ही ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, लेकिन कोर्ट वो चीज़ नहीं देखेगी, कोर्ट देखेगी ओवरऑल इसका पर्पस क्या होना चाहिए था, और ये गलत बना है या नहीं, सही तरीके से बनाया गया है। अब ये नहीं कि आंख बंद करके जो रूल बना है, जो होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो कानून के द्वारा जो बना हुआ उसको हमें फॉलो करना है, नहीं, वो जो बना हुआ है वो रीजनेबल है कि नहीं, उचित है, फेयर है कि नहीं, जस्ट जस्ट है कि नहीं, वो बोला जाता है टर्म, फेयर, रीजनेबल, जस्ट, फेयर। तो उस हिसाब से जजमेंट देना, इन द सेंस आपका होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। और उनका क्या विश्वास है, जजेस का बिलीव अपने विश्वास के अनुसार, क्योंकि देखा है ना, कई बार जजमेंट देखा है तो कोई जज ने उसी बात को कुछ और तरह को बोला, दूसरे जज ने उसको कुछ उसी को काउंटर करके बोला कि नहीं नहीं ये गलत है। तो काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। बाकी एक्टिविज्म के बारे में और चला जाए एक एक करके, बहुत सारी बातें हैं, और ये सब बातें जितनी सारी लिखी है आपको आंसर राइटिंग के हिसाब से मैंने यहाँ नोट्स के फॉर्म में यहाँ डाला है। एग्जैक्ट मेमोराइज नहीं करोगे, रीड कर लोगे कि 2-3 बार 4 बार, तो कम से कम एग्जाम में उसके हिसाब से आप लिखने लायक एलिजिबल हो जाओगे, लिख सकोगे। तो देखिए वही, जुडिशियल एक्टिविज्म को अब डिफाइन किया जा रहा है, इधर प्रोसेस क्या है ऑफ लॉ मेकिंग बाय द जजेज, मतलब जजेज के द्वारा ही कानून बनाना। तो कानून तो बेसिकली नहीं बना रहे हैं, कानून को जो अपने तरीके से जो इंटरप्रेट कर दे रहे हैं, तो वो अपने आप में देखो, जो जजमेंट आता है ना, वो अपने आप में कानून के तौर पर कानून हो जाता है। उस जजमेंट को कहीं भी रेफरेंस देकर, कहीं भी किसी भी कोर्ट में रेफरेंस दिया जा सकता है, या किसी भी ऑफिसेस में, इंस्टीट्यूट में उसका रेफरेंस देकर दिया जा सकता है। तो अपने आप में ये कानून के तौर पर काम करता है जो जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो वही कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय जजेस, इन ए सेंस द पावर टू इंटरप्रेट द लॉ, लॉ को जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो पावर टू इंटरप्रेट द लॉ इज द पावर टू मेक देम, मतलब जो इंटरप्रेट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो लॉ को बना ही रहे हैं। एंड पावर टू मैनिपुलेट द इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इज पावर टू मैनिपुलेट द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस इज आल्सो ए पावर टू मेक लॉ, मेक द लॉ। मतलब एक तो लॉ को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन करना, वो भी अपने आप में लॉ है, उस इंटरप्रिटेशन को भी मॉडिफाई करना, वो अपने आप में वो भी एक लॉ ही बना दे रहा है। तो जिसको कहा गया है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट। अब देखिए आगे चले, इज एन एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जो अभी जो लेजिस्लेशन जो चल रहा है, जो कानून बना हुआ है, उसको एक्टिवली इंटरप्रेट करना एंड बाय जजेज एंड मेड विथ अ व्यू, किस व्यू से वो इंटरप्रेट करते हैं, टू इनहांस द यूटिलिटी ऑफ दैट लेजिस्लेशन फॉर सोशल बेटरमेंट। मेन पर्पस क्या है, सोसाइटी के अच्छाई के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, लोगों को यूटिलाइजेशन के लिए,
तो उस पर्पस के लिए ये ऐसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। क्लियर है? अब अपने कोई पर्सनल एडवांटेज के लिए इंटरप्रेट नहीं करते हैं। देखिए, जजेज यूज दियर दियर वन बिलीव, अपना बिलीव, ओन बिलीव, वन बिलीव बोल सकते हो, एंड वैल्यू, वन बिलीव एंड वैल्यू टू सेव, क्या है, अपने डिसीजन को सेव करने के लिए, आकार देने के लिए, मीन्स expanding or reinterpreting the meaning of words in law to fit their own idea। मतलब वही मैं बोला, उस वर्ड को इस तरह से एक्सपैंड करना, इस तरह से इंटरप्रेट करना, इस तरह से मैनिपुलेट करके बताना, क्या अल्टीमेटली अपने ही आइडिया को रखने के लिए उस वर्डिंग को बोलते हैं दिस कैन बी आल्सो इंटरप्रेटेड इन दिस वे। तो जो इंटरप्रेट कर रहे हैं इसका मतलब अपना बिलीफ बता रहे हैं, अपना फीलिंग बता रहे हैं, अपने आइडिया को ऊपर रख रहे हैं। समझ गए? तो बार बार चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। इंटरप्रेट मतलब जो जज बैठे वो अपना अपना ओपिनियन देंगे, इन द सेंस अपना बिलीफ को रखेंगे, अपना थिंकिंग को रखेंगे, तो और उसको बोला गया इंटरप्रिटेशन। तो अगर 50 जजेस को बैठा दिया जाए, 50 को बोल दिया जाए, तो 50 में पता चलेगा कि सबका कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से उसी वर्डिंग को बोलेंगे। मतलब अपना, मतलब वाकई में कोई जो बोला कोई सैकड़ों सैंक नहीं है, ये ऊपर इस पर की दिया हुआ कोई लकीर, लिखा हुआ लकीर नहीं है कि जो है उनसे बेस्ट कोई और कुछ नहीं हो सकता, जो उन्होंने बोला वही बेस्ट है। तो ऐसा जजेस के साथ नहीं है कोई और, अगली बात, अगली बार, अगले पिटीशन में, अगर कुछ सालों बाद उसी वर्ड को कोई जज कुछ और तरीके से बोलेंगे। तो अल्टीमेटली अपना ही बिलीव, अपने आइडियल्स को ही जजेज है जो यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर है इज द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द, किसके द्वारा प्लेड बाय द जुडिशियरी, प्रोएक्टिव रोल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन एंड इन द प्रमोशन ऑफ, किसके लिए, वही जस्टिस के लिए, जस्टिस इन द सोसाइटी एंड इंश्योर गुड गवर्नेंस, गुड है ना, गुड गवर्नेंस बाय, अच्छा गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो, एंड बाय द इंटरप्रेटिंग लॉ in a way that reflect the changing societal value and addressing gap left by the legislative and executive branches। मतलब इनके द्वारा जो भी गैप रह गए, जो भी कमियां रह गई है, कमियां रह गई, उस कमियों को पूरा करने के लिए ऐसे तरीके से अपने हिसाब से ये इंटरप्रेट करते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब चीज, ये सब लिखने के पर्पज से ये सब आपको कम से कम ध्यान में रहना चाहिए कैसे लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या है मैं पहले भी दिखाया है मैंने, और दिखाऊंगा और भी। इट इम्प्लाइज द assertive role played by the judiciary to force the two organ of the government to discharge their constitutional duty। तो मतलब जोर देकर ये ऐसा जुडिशरी ये रोल निभा रही है, किस लिए, कि ताकि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है जो अपना काम सही तरीके से करे। अंडर दिस जज यूज क्या करते हैं, डिस्क्रिशन टू फिल द गैप एंड अनसर्टेनिटीज इन द लॉ में जो भी कमियां रह गई है, अनिश्चितता रह गई है, जो भी आप कह सकते हो दरार रह गई है, उसको पूरा करने के लिए ऐसे जुडिशियल एक्टिविज्म को ये स्टेप लेना पड़ता है, जुडिशियरी को ये स्टेप लेना पड़ता है। इन इंडिया जुडिशियल एक्टिविज्म हैज इवॉल्व इनटू ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो देख रहे हैं, न्यायिक सक्रियता देख रहे हैं, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, और इसका विशेष लक्षण है, फीचर है कह सकते हो, स्पेशली थ्रू किसके जरिए जुडिशियल एक्टिविज्म जजेज दिखा पाते हैं। तो पार्टिकुलरली इसमें है आपका आएगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको बोलते हैं जनहित याचिका, एंड क्या, कोर्ट एफर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। तो ये एक्टिविज्म कैसे, एक तो PIL से, उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू के जरिए भी जुडिशियरी एक्टिविज्म शो करे, जुडिशियल एक्टिविज्म, साथ में एक ग्राउंड की हम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है हमें, इस ग्राउंड के आधार पर भी जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियरी अपना दिखा पा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, ये सब बातें आपको कम से कम ये सब लाइनें आपको आंसर राइटिंग में लिखने में काम आएगा, जिसलिए मैंने यहाँ रखा है ऐसे। अब देखें इसका हिस्ट्री जुडिशियल एक्टिविज्म का देखते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म में कहा गया कि इन 1947 आर्थर स्लेसिंगर, SCH स्लेसिंगर
तो आर्थर स्लेसिंगर अमेरिका के हिस्टोरियन थे, टीचर थे, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो इसमें भी आते हैं आर्थर स्लेसिंगर जूनियर एंड सीनियर, तो दोनों बाप बेटे वहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं, हिस्टोरियन एजुकेटर ये बोलो, कई किताबें इन्होंने लिखी है। तो ये जो सीनियर उनके फादर रहे हैं, उनके जूनियर भी बाद में मतलब बेटे भी हैं। तो इन्होंने क्या जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में देखे क्या बोला है यहाँ, हिस्टोरियन एंड एजुकेटर ऑर्गेनाइज सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस इनटू टू कैटेगरी। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जो बैठे हुए हैं उनको दो कैटेगरी में रखा जजेस को। क्या फर्स्ट में रखा प्रोपोनेंट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड प्रोपोनेंट ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो न्यायिक सक्रियता, न्यायिक नियंत्रणता, जो इसके प्रस्तावक है, प्रोपोनेंट है, मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज्म में बिलीव करते हैं, तो उनको दो कैटेगरी में, एक तो है जज जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रोपोनेंट है, मतलब ये अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। एक है जो कानून बना हुआ है बिल्कुल उसको फॉलो करना है, तो वो कहलाते हैं प्रोपोनेंट ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, मतलब जो लॉ बना हुआ है बिल्कुल उसी को उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही। और ऊपर वाले लॉ क्या कहता है जनरल, उसको लोगों को भलाई कैसे ज्यादा से ज्यादा तरीके से किया जा सकता है, उसमें कोई कमियां तो नहीं है वो देखना, तो वो कहलाता है प्रोपोनेंट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ऐसे क्लासिफिकेशन किया है। ये हमेशा हिस्टोरियन भी रहे हैं, एजुकेटर भी रहे, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी रहे। तो इसमें अपना कई बार एक ही पर्सन को आप देखोगे, जैसे कि क्या एरिस्टोटल को देखोगे तो कई बैकग्राउंड से बिलोंग किए। तो ऐसे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाना नहीं रहा इनका, पॉलिटिकल भी कुछ हमें उसमें जाना नहीं कि पॉलिटिकल में क्या रिसर्च किया, क्या सब्जेक्ट था उनका, तो ऐसे कैटेगराइज किया है। और ये स्लिंगर के बारे में इनका एक फीचर रखा है, कुछ ज़्यादा डिटेल घुसने की जरूरत किसी को नहीं है। अब देखिए 1967 से इंडिया के सिनेरियो में बात की जा रही है कि बिफोर 1967 में क्या गोलकनाथ का जजमेंट आया था। तो गोलकनाथ का जजमेंट देखो, उससे पहले वाला क्या बराबर चल रहा था कि पार्लियामेंट जब जो सरकार कर रही थी, जजेज हमारा उसका सपोर्ट कर रहे थे, नहीं फंडामेंटल राइट को सरकार गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, सेंट्रल पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकती है, जैसे चाहे अमेंड कर सकती है, सो पार्लियामेंट में पावर है हर बात में। यहाँ तक कि क्या चल रहा था, 9 शेड्यूल में कोई भी एक्ट डाला गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसे चला था। गोलकनाथ ने क्या जजमेंट दिया, नहीं पार्लियामेंट है जो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती, अगर उसको अमेंड करना है तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करवाना होगा, एंड उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज, फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। एकदम रिजिड स्टेप लिया। उससे पहले तो जितने जजमेंट आ रहे थे बिल्कुल गवर्नमेंट के फेवर में, गवर्नमेंट के अनुसार ही एक तरह से जजमेंट आ रहे थे, यहाँ से रुख बदला। फिर केशवानंद भारती देखा, और उसके बाद से बार बार कोर्ट क्या जजमेंट दे रही है, इंदिरा गांधी क्या बिल ला रही है, हमेशा वो सब चीज चलते रहा। जो 42nd अमेंडमेंट वो सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये है बिफोर 1967 द इंडियन कोर्ट वर ए सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पावर, बट लेटर कोर्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रिस्ट्रेंट 1 टू एक्टिविस्ट 1। तो रिस्ट्रेंट न रहकर एक्टिव रोल निभाना शुरू किया। कैसे देखें, मेनी जजेस बिगन टू टेक ए मोर एक्टिव रोल इन द शेपिंग द लॉ को शेप करने में, एंड पब्लिक पॉलिसी, एंड बिगन टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना कैसे, इन ए ब्रॉडर वे में, एंड गेव इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस दिया, एंड सोशल जस्टिस की बात यहाँ के बाद सोशल शुरू स्टार्ट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट कई बार जजेज का नाम आया है, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर पीरियड, PN भगवती तो मैं बता चुका हूँ, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई, इनका पीरियड है। उस समय के पीरियड में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा और काफी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। VR कृष्ण अय्यर के बारे में मैं बता दूं, जो इंदिरा गांधी का नेहरू वर्सेस राजनारायण का जो केस था ना, जो मैंने बताया था, उसमें देखोगे तो वो जजमेंट नवंबर के आसपास में, मैं बता दूं जुलाई में ही, मतलब वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज ने, जगमोहन साहब का नाम मैंने बताया था, उन्होंने जो इंदिरा गांधी को बोला था कि 6 साल तक के लिए टर्मिनेट कर दिया था, और बोला था कि आप MP भी नहीं रह सकते, पर कुछ बोला था कि हाँ 15-20 डेज का पीरियड दिया था, 2 वीक या 3 वीक का पीरियड, तब तक आप चीफ प्राइम मिनिस्टर रह सकती हो, तब तक बाहर किसी और को दिया, लेकिन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में ये सब वो सब में कोई ऑफिसर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो, कोई ऑफिशियल मेजर डिसीजन नहीं ले सकती।
कोर्ट जब ये मैटर गया था, पहले गया था वीके कृष्णा अय्यर के बेंच पे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, फिर बाद में गया। लेकिन इन्होंने जब मैं बता दूं, इसको मैंने बताया नहीं था वी आर कृष्णा अय्यर के बारे में, इन्होंने उस जजमेंट को ओवरटर्न तो किया, लेकिन ये कहा क्या कि आप है जो सेशन तो अटेंड कर सकती हो पार्लियामेंट का सेशन, लेकिन वहां वोटिंग में प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। मतलब आपके मैटर को मतलब अभी और डिटेल सुना जाएगा, लेकिन उस जजमेंट को सिर्फ इतना ही, ये नहीं कहा कि आप है जो जजमेंट को कंप्लीटली ओवररूल नहीं किया, ओवरटर्न नहीं किया। समझ में आ गया? वी आर कृष्णा अय्यर। फिर उसके बाद ये लार्जर बेंच उस मैटर को भेजा गया, जो सीजीआई के जो बेंच थे, सीजीआई थे कौन, एन राय साहब। तब उस जजमेंट में सीजीआई एन राय साहब ने पूरा उस जजमेंट को टोटली ओवरटर्न कर दिया। साथ में उसके बाद क्या, साथ में क्या दिया कि भाई वही इलेक्शन जो होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू इसका होना चाहिए, पीएम स्पीकर उसका बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। तो उसको सिर्फ इंदिरा गांधी को उस मैटर में नाराजगी वाली बात कही जा सकती है। बाकी जो इंडिया जैसे जो इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेचर की कैंसिल होने की बात थी, उसको कैंसिल कर दिया कंप्लीटली। और वी आर कृष्णा अय्यर ने क्या किया था, ये कहा था कि जजमेंट इनके पूरे जो 6 ईयर के जो 10 बोला गया था कि आप 6 ईयर तक कंटेस्ट नहीं कर सकते, उसको खत्म के उसको उस जजमेंट को ओवर रूल किया। लेकिन साथ में ये कहा कि आप है जो एज ए एमपी रह सकती हो, लेकिन आप कोई प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेशन अटेंड करोगी, वहां वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, पार्लियामेंट में कोई वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करोगी। इन द सेंस ये भी हो गया कि आप कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस पे ऑक्युपाई नहीं कर सक पाओगी। आप पीएम तो रहोगी, मतलब ये एमपी तो रहोगी, लेकिन एमपी रहने के बाद जो आगे का एमपी का जो मेन है, वोटिंग या प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करना और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ऑक्युपाई करना, वो ऑक्युपाई नहीं कर पाओगे। कृष्णा अय्यर ने भी इतना इतना दिया था। अब बाकी डिटेल और उसकी जांच पड़ताल होगी और हम सुनेंगे, और लार्जर बेंच में मैटर भेज दिया गया, बाकी वहां से जो जजमेंट जैसा डिसीजन लिया जाए। तो कृष्णा अय्यर ने वहां गट्स दिखाया। पीएन भागवती के बारे में तो कई पीआईएल में बता चुका हूं बहुत सारा, और आगे आएगा ही। चिन्नप्पा रेड्डी और ये डी ए देसाई साहब बहुत सारे बेंचेज में वो एज ए मेंबर रहे। तो कई जगह मैं एक्चुअली सारे जजेज का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, जो चीफ जस्टिस रहे तो उनका नाम लेता हूँ, पर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, कई जजमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन जजमेंट में कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। ये 4 नाम कम से कम जानोगे। देखो सीजीआई इन जनरल में बता दूं, लोगों को सीजीआई का नाम पता होता है, एग्जाम में भी पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, बहुत अच्छे जजेज हैं, बहुत अच्छे जजमेंट दिए हैं, लेकिन कितने पेपर में उनका नाम आ भी नहीं पाता। आता भी है तो छोटा सा इसको कोई नाम लिखा हुआ आएगा। अक्सर पेपर में किसका फोटो आता है, चीफ जस्टिस का। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका फोटो काफी आएगा, मतलब बेचारा जब तक चीफ जस्टिस नहीं है उसका फोटो पेपर में नहीं आता उनका। जैसे ही चीफ जस्टिस बन गए, देखो पेपर में पूरा कोई जजमेंट के साथ में उनका भी फोटो आना शुरू होगा। अब अगर चैनलों पर तो दिखाना हो तो चलते रहेगा। हालांकि आपको पता है कि जजेज मीडिया के सामने इंटरेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, या कभी कॉन्फ्रेंस हुआ तो अलग बात है, ऐसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये बात पता है ना। उनको उनका जो गाइडलाइन जो भी हो, उनका जजेस का जज उसमें रिस्ट्रिक्शन है उनका। जैसे वकील क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर जजेज नहीं कर सकते। देखें तो अब आता है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द कब, किस ईयर में ये सब, 1980s, विच अलाउड द पीपल टू गो टू कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। litigation was introduced in the 1980s, which allowed the people to go to court on behalf of those who were treated unfairly। पहले क्या होता था कि जिसका फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो, वो कोर्ट में आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जाए। पीआईएल में होता है कि जिसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो, उल्लंघन हुआ फंडामेंटल राइट का, उसके बदले कोई और भी जा सकते हैं, जो कंसर्न पर्सन जो है वो भले ना जा पाए, उनके बदले। क्योंकि देखो जिनका राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट, वो तो गरीब लोग हैं, बेचारे लोग हैं, वो दूर गांव में कहीं रहते हैं, दिल्ली से उतने दूर, वो कहाँ ना पैसे भी नहीं है,
कोई वकील उनके पास नहीं है, कैसे अप्रोच कर सकते, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके बदले कोई और अप्रोच कर सकता है कोर्ट उनकी भलाई के लिए, उनके राइट के लिए। दैट्स कॉल्ड PIL। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैं बता दूं, 1980s का मतलब, कहने का मतलब है ये जो मेनली जो चल रहा था ज्यादातर, ये यहाँ मैं 1980s आया है। देखिए, सॉरी ये 80s नहीं आएगा आपका, ये पीरियड आएगा आपका अर्ली 1980s एंड लेटर पार्ट ऑफ 1970, मतलब 1908 गोलकनाथ के जजमेंट के बाद से PIL का ज़्यादा ये अब प्रचलन बढ़ गया, लगभग 68, 69, 70, 71, 72, इसके बाद 68, 69 से ये 1980 ना होकर 1970 होना चाहिए था, या लेट 1970, मतलब 1970 के दशक वाले जो दशक, 60 से 70 वाले जो दशक हुए ना, 70s का जो दशक रहा, तो लास्ट लेटर ऑफ पार्ट ऑफ द 1970s एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 1980s, तो इंट्रोड्यूस इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1980s कह सकते हैं, या लेटर पार्ट ऑफ 1970s, उस समय का पीरियड में से PIL धीरे धीरे PIL का स्कोप बढ़ता गया। अब बाकी भागवती, जस्टिस भागवती के टाइम में BR कृष्णा अय्यर, जो देखो उनका पीरियड कब बताया, देखो BR कृष्णा अय्यर का 73, मतलब इनके 3-4 साल पहले से ही PIL का आया। इनके टाइम में तो इन्होंने काफी PIL के लिए बहुत सारे प्रोविजन को लूज कर दिया मतलब कि PIL के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सेम पर्सन आए, कोई और भी आ सकता है क्या, और उसके लिए कुछ और भी ग्राउंड जो आगे आएगा मैं बताऊंगा, तो कई कई ग्राउंड डालते गए कि इस ग्राउंड पर भी PIL लाया जा सकता है। तो पीरियड हो गया बता दिया, ये थोड़ा 70s कर लेना, लेट 1970s कर लेना, लेट 90 इंट्रोड्यूस इन लेट 1970s। ये है कौन, VR कृष्ण अय्यर, काफी बूढ़े हो, जो मतलब जिस समय जज रहे होंगे उस समय इतने बूढ़े नहीं होंगे जितना अभी दिख रहे हैं ये, अभी दिख रहे हैं, मतलब आई थिंक डेफिनेटली ही इज नो मोर। एंड ये है आपके जस्टिस PN भागवती। तो देखो जो जो फोटो मैंने डाला उस समय के जब जज थे उस समय का नहीं, जो रिसेंट जो भी उनका पिक्चर रहा हो, जो मुझे अवेलेबल मिला मतलब, तो वो मैंने डाला है। यंग वाला पिक्चर नहीं डाला, मतलब लास्ट के समय में जो भी उनका पिक्चर मीडिया में रहा या साइट पर इंटरनेट पर मुझे मिली है, तो वो मैंने डाला है। अब इतने बूढ़े तो जब जज होंगे तो उस समय तो काफ़ी स्ट्रिक्ट तो रहे ही होंगे, बिना स्ट्रिक्ट रहे हुए कोई चीज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को आसानी से बातें समझ में नहीं आती, कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अच्छा काम करने के लिए भी बता रहा हूँ, खराब काम करने के लिए नहीं। अच्छा काम ये पूरे पोलाइट ढंग से करो तो लोग नहीं कर पाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, तो कुछ हद तक स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए। तो देखें, इन्हें यहाँ मैंने 4 जजेस का नाम बताया, कृष्णा अय्यर, भागवती, जस्टिस भागवती सॉरी, मतलब और हो गए चिन्नप्पा रेड्डी और देसाई साहब। तो ये रेड्डी साहब हो गए, चिन्नप्पा रेड्डी, और ये हो गए देसाई साहब। इनका पिक्चर एक ही मिला और ब्लर टाइप का दिख रहा होगा, बाकी लोगों का पिक्चर थोड़ा क्लियर है। अब आते हैं मेथड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सब जितना मेथड ये सब बताया गया है, ये सब आपको लिखने के हिसाब से आंसर राइटिंग में ये सब काम आएगा। जुडिशियल रिव्यू के क्या क्या मेथड, जुडिशियल एक्टिविज्म के क्या मेथड हो सकते, न्यायिक सक्रियता के, रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो सब चीज़ बोला हुआ है, कोई खास नहीं है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में देख लो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जस्ट आप रीड कर ले, इतना चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिव्यू किसका होता है, एंड अब चलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर। देखें, PIL जनहित याचिका, द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है वो भी देख लें। दैट ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 कैन ओनली बी filed by a person whose fundamental right is infringed, इसका उल्लंघन हुआ है, has now been relaxed by the Supreme Court in various ruling। अब बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में जजमेंट में रिलैक्स कर दिया गया कि कोई जरूरी नहीं है कि जिसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ वो अपीयर हो,
इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई मतलब जिसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ उसको अपीयर होना है कोर्ट में, उसको पेटिशन लेके आनी है। तो ये जो रूल था पहले 32 का अंदर, जिसका इन्फ्रिंजमेंट हो वो अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ हिज और फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड और इन्फ्रिंज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी। या तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा, या कानून बना करके किसी का फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो वो अप्रोच कर सकता है। वो अप्रोच करने की जरूरत नहीं, अब रियलाइज कर दिया गया अदर थर्ड पर्सन भी अप्रोच कर सकते हैं किसी और के लिए। दैट्स कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में, देखें ये भी हो चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था इंडिया वेस्ट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 136, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो 36 37 38 वो सब 42 तक प्रोविजन मैंने बताया था। सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, स्पेशल लीव टू पिटीशन, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू होना, सब सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग बता चुका था। हाई कोर्ट में 226 227, साथ में नीचे वाले जितने कोर्ट है उस पर कंट्रोल करना, उसका कैसे फाइल मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उनका वहाँ प्रोसीडिंग चल रहा है वहाँ, तो सब डिस्कशन हो चुका है इसके रिगार्डिंग। फिर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आर्टिकल के द्वारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर दिया गया है एंड रिव्यू करने का। रिव्यू वेयर स्टेट एक्शन और इनएक्शन आर पुट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल लिटमस टेस्ट टू रियलाइज द गोल ऑफ इक्विटेबल जस्टिस, मतलब सबको बराबर तरीके से न्याय मिले। तो ये मिलने के लिए तो संवैधानिकता किसी भी ऑर्डर का, नियम का, रूल का वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है या नहीं है, तो उसको बोला गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल लिटमस टेस्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिटरमाइन करना, दैट्स कॉल्ड, यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मतलब फ्रेज इस्तेमाल हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वो एसिडिटी, कोई सोल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है, उसको जांच के लिए एक लिटमस पेपर होता है, ठीक, रेड कलर ब्लू कलर होता है। अगर सोल्यूशन डाला गया, अगर वो रेड से ब्लू हो गया, इसका मतलब वो अल्कलाइन है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है उस पर सोल्यूशन डाला गया, वो रेड हो गया, इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। तो एसिडिक ब्लू और अल्कलाइन सोल्यूशन टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर ऐसे होता है। ये बात काफ़ी ओल्ड टेस्ट है, पहले आई थिंक पहले बहुत पहले किया जाता था, अब होता है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बहुत पहले ये लिटमस टेस्ट हम लोगों की 11th में 12th में स्कूल में होता था। वो सब सोल्यूशन डाल के टेस्ट करें प्रैक्टिकल एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिकल होना है केमिस्ट्री का, तो उसमें दिखाया जाता था। तो उसको वो वर्ड हुआ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट टेस्ट या टू इंक्वायर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेड, जो सेड लॉ, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, उसके लिए रिगार्डिंग। ये तो देख लिया जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का कैसे कैसे रिव्यू के जरिए, पीआईएल के जरिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के जरिए। अब एडवांटेज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या एडवांटेज है देख लें। क्रिएट बैलेंस क्रिएट करता है एंड एड्रेस लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फेलियर। तो जहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फेल हो रहे हैं, जहाँ जो काम किया जाना चाहिए उसको कमी को पूरा करने के लिए एंड इसमें बैलेंस रखने के लिए। कैसे बैलेंस, इसमें देखें जुडिशरी इज एबल टू प्ले द इफेक्टिव रोल ऑफ गार्जियन। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन तो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ओवरटर्न द अनफेवरेबल लॉ विच कम इनटू एग्जिस्टेंस, हेंस कीप आई ऑन द किस पर, लेजिस्लेचर पर, एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव कैसे, वो कानून कैसे बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे, ऑर्डिनेंस लाकर। और लेजिस्लेचर का तो काम ही है कानून बनाना, पार्लियामेंट का। तो इसमें कोई गड़बड़िया है तो उसको ओवरटर्न करना, रूल करना, और फेवरेबल है अनफेवरेबल है उसको देखना एंड अल्टीमेटली बैलेंस एस्टेब्लिश करना। तो एक ये पॉइंट हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म का, ये एडवांटेज है। इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना एंड फंडामेंटल राइट का वो चला आ रहा है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट, लोगों का राइट को प्रोटेक्ट करना। देखिए एंड फ्रीडम एंड रिफॉर्म इन द सोसाइटी, राइट का प्रोटेक्ट करना, लोगों की आज़ादी को प्रोटेक्ट करना,
एंड रिफॉर्म, सोसाइटी में रिफॉर्म लाना, बदलाव लाना। देखो राइट में सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिकल राइट, कंज्यूमर राइट। वो सिविल राइट क्या है पता है? नहीं पता? तो पहले मैं बता देता हूँ। देखो पहले चलते हैं कंज्यूमर राइट से। कंज्यूमर का राइट क्या है? अल्टीमेटली सब कहीं ना कहीं सिविल राइट में ही घुस घुस के आ जाएगा, लेकिन देखिए ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल है। कंज्यूमर, जो कंज्यूम हम कर रहे हैं, तो हम कहीं से किसी से कुछ खरीद रहे हैं, उपभोक्ता हुए, तो राइट कंज्यूमर क्या है कि जो खरीद रहे हैं वो जानना कि क्या खरीद रहे हैं, मेंशन हो क्या है इसमें, कंटेंट क्या है, क्वालिटी उसका, जो आपने क्वालिटी लिखा वो क्वालिटी हमें मिले, जितना पैसा लिया उस पैसा के अनुसार हमें चीज़ें मिले, जिस टाइम में आपने देने की वादा किया है वो टाइम में मिले, जिसका बोला है कि इतने दिन तक ये चीज़ चलेगा तो वो चीज़ हमको गारंटी दिया तो वो चीज़ हमें मिले। अगर हमें उस जो चीज़ आपने वादा किया वो चीज़ हमें नहीं मिला, उससे हमें कुछ लॉस हुआ, तो उसका आप कंपनसेशन दें। कंज्यूमर तो ये हुआ ना, जैसे जैसे आपने घी खरीदा, घी में लिखा हुआ कि इतना परसेंट घी शुद्ध है, उतना शुद्ध चाहिए। 1 लीटर है तो मीटर में 1 लीटर चाहिए। एक घी 6 मंथ तक चलेगा, खराब नहीं होगा, तो 6 मंथ तक खराब नहीं हो। फिर अब घी से है जो होगा कि भाई खाने के बाद हमारा सबका घर में तबियत ही खराब हो रहा है, यानी घी की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी हैम्पर्ड है, तो हमारा बॉडी को डैमेज हुआ, नुकसान हो, तो हम क्लेम नुकसान, हम उसके लिए कंपनसेशन के लिए हम आप केस करेंगे। तो ये कंज्यूमर राइट। इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट का मतलब क्या हुआ कि सबको एक बेसिक, कम से कम एक मिनिमम वेज, एक नौकरी मिले, रोजगार का साधन मिले, और रहने के लिए, जिंदगी चलने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकता है वो मिले। नौकरी में है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी सरकारी नौकरी है, पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये हुआ आपका। या डिफरेंट स्कीम के जरिए कम से कम इकोनॉमिक पैसे मिलते हैं या कोई एडवांटेज मिलता है, इस गरीबों को जो भी कुछ पैसे मिला, या आप बोल सकते हो कोई स्कीम के द्वारा कुछ पैसे मिलते हैं ना, जैसे विधवा पेंशन मिलते हैं, ओल्ड एज को पेंशन मिलते हैं, या ऑर्फेंज को भी जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनिटरी बेनिफिट इकोनॉमिक हो गया। सोशल बेनिफिट मतलब सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कास्ट हो गया, या धर्म के नाम पर, या कहीं जाने से, कोई होटल में जाने से, घाट पर जाने से, कोई पब्लिक प्लेस में जाने से कोई आपको रोक ना सके, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपको ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर ना किया जा रहा हो, मतलब आपको नीचा समझा जा रहा हो, सोसाइटी में इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक हमारा एक सही अपना शांत रहे, हमारा एक इज्जत के साथ रहे, ये वो सोशल राइट। पॉलिटिकल राइट में, पॉलिटिकल ऑफिस मतलब ये तो इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन वोट देने का, कोई पॉलिटिकल ऑफिस का, हम भी पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, हम भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, सभा, असेंबली, यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल यूनियन बना सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, ये हुआ आपका पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा जो छोड़कर जितना आप देख रहे हो फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी का राइट हो गया, या आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का हो गया, सब सिविल राइट में आ गया। ऐसे तो जो रिलीजियस राइट, रिलीजन का राइट है कि हम अपना भगवान को अपने हिसाब से आस्था कर सके, पूजा कर सके, अपना मंदिर मस्जिद हम बना सके, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़े, हम प्रचार कर सके, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर, वो सब सिविल राइट में ही आ जाएगा। ठीक है, सिविल में भी तुम बांटने के लिए और कुछ ऐसे बांट सकते हो। फ्रीडम में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन सब आ जाएगा, फ्रीडम की बात हो गया। रिफॉर्म, चेंजेस, बदलाव लाना, समझ गए? तो अल्टीमेटली जितना पढ़ा है उसी में से घोष 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 उसका ये सब वर्डिंग वर्डिंग में इस्तेमाल है, एग्जाम में लिखने में अच्छा लगता है, सब लिखना पड़ता है ऐसे ऐसे। हाँ नहीं तो लगेगा ना भाई कि हाँ लड़का मतलब स्किल है, आंसर राइटिंग स्किल उसी को तो बोला जाता है यार। नॉलेज कंटेंट जानना, थोड़ा वर्डिंग बढ़िया से देकर देना, तभी तो मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा और अच्छा मिलेगा। तो एग्जाम में 1-2 नंबर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, 1-2 नंबर से रैंक में कितनी डिफरेंस हो जाती है, वो आप मार्क्स देख के ही आपको पता चलता है कि जैसे मार्क्स आ रहे हैं कि 10 नंबर में तो 10 नंबर के डिफरेंस में 100 रैंक से ऊपर नीचे बाहर चले जाना, ये हो जाता है। तो थर्ड हुआ, फोर्थ में आगे चलते हैं, एक्ट इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, स्पेशली फॉर किसके लिए, वल्नरेबल सेक्शन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वैसे जो ऐसे सेक्शन वल्नरेबल और मार्जिनलाइज, जो पिछड़े रह गए हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनके लिए, तो उनके इंटरेस्ट के लिए।
एंड मोल्डिंग द लॉ, लॉ को मोल्ड करना मतलब बदलना, बदलाव करना, रूप आकार बदलना है। मोल्डिंग का मतलब यहाँ आकार मतलब उसका चेंज करना, ये हुआ मोल्डिंग द लॉ टू सूट द changing social and economic scenario to make the ideals enshrined in the constitution meaningful and real। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियल्स है, आइडियल किस पे झलकता है? प्रियम्बल में। जस्टिस है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist secular democratic रिपब्लिक एंड क्या सिक्योर करना? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसको सिक्योर करना। तो वो सब प्रियम्बल का जो प्रियम्बल में मेंशन है अल्टीमेटली संविधान का ये आदर्श है, आइडियल्स है, वो प्रियम्बल में मेंशन है। उसको अचीव करने के लिए ये सब चीज़ें इसमें चेंज करना, लॉ को बदलना, उसमें मॉडिफाई करना, दैट्स कॉल्ड जुडिशल एक्टिविज्म का पार्ट है। ये सब लाइन देख लोगे और लिखने में काम आता है। प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो। डिसएडवांटेज ऑफ, अब देखो जो अच्छा बोलना था अच्छा उसी को बोला गया, अब उल्टा डिसएडवांटेज बोलना है। अब देखो ऐसे ही होता है, उसको फिर अब जस्ट रिवर्स वे में बोल के कैसे बोला जाना है। क्या है? इंटरफेयर्स विद द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, मतलब जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम है कानून बनाना। लोग उनको वोट दे रहे हैं, तो अगर वो कानून अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे, लोगों का उससे एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो अगली बार लोग वोट नहीं देंगे। तो ये कहा गया कि डेमोक्रेसी क्या है, इसका मतलब है कि फॉर द डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों का, एंड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। अल्टीमेटली लोग चुन रहे हैं जनता को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। वो लोगों के ही से बीच से वो आदमी निकल कर जा रहा है, चुना कर जा रहा है अपना पार्लियामेंट में, उनका काम है कानून बनाना, और कानून लोगों के भलाई के लिए बनाएंगे। वो बेटर जानते हैं कि हमको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद उनको जवाब देना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है। जब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, भाषण में क्या देंगे? पिछले बार वादा किया था तो क्या क्या हुआ, तो बताना होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं इनका डेडिकेशन ज्यादा होना चाहिए, और ये रोल उनका है। तो जुडिशरी इसमें इरोड कर रही है। जुडिशरी को तो एक बार जज बनेंगे तो उनको बार बार हर 5 साल बाद एग्जाम देना है, लोगों के बीच में थोड़ी वोट लेना है। तो ये जज कहने का मतलब वो जजमेंट लोगों के अगेंस्ट में देंगे तो भी वो जज रहेंगे, फेवर में देंगे तो भी जज रहेंगे। तो यहाँ अल्टीमेटली इसके कानून बनाने के लिए नेता बने हुए हैं, मतलब लेजिस्लेचर बने हुए हैं, तो उनका काम है। ये जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है, सही है। ये तो पॉइंट लिखने के लिए हुआ, लिखना पड़ता है ऐसे। लेकिन इंटरफेयर क्यों करती? अगर आप सही से करते तो क्यों इंटरफेयर करती? तो चलो मान ली कि लोग आपको जवाब देंगे, लेकिन मान ली कि वही मैंने पहले बताया कि 25% लोग उससे उनको लॉस है, 75% को फायदा है। आप सोचो वोट हमको 75 दे देंगे, हम जीत ही जाएंगे, 25 बाहर में जाए, हमको डजन मैटर। तो उनका तो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन रह जाएगा, उनको तो आप हमेशा नेग्लेक्ट मारते रह जाओगे, तो उनका क्या? तो ऐसे किसी में जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग लिखने के लिए जो मैंने बोला ये नहीं बोल दोगे, ये लिखना है। ये देखा चाहे इंटरव्यू में, जब क्वेश्चन जब जिस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से आंसर करना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने जो सुनाया ऐसे ही होता है कि जो देखो वो क्या जानना चाह रहे हैं, लग जाता है वो क्या जानना चाहते हैं, हाँ भाई ये बहुत इसके बारे में बोलो। कभी कभी जब न्यूट्रल पूछते हैं तो आप इधर उधर दोनों बताओगे, पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे मैं हर चीज बताता हूँ तो किसी एक को फेवर नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा। उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता देता हूँ कि देखो ये होना, अगर ऐसा जजमेंट दिया तो ऐसे हुआ, इसके जो बदले में अगेंस्ट में देते तो ऐसे होता। तो मैं दोनों चीज, या किसी ने कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो भी एक्शन लेते हैं, मैं जब भी बताता हूँ तो आपको खुद लगता होगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पर्सन या किसी पॉलिटिकल पार्टी उसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं रहता। मैं फेवर में, आप अपने बच्चों के फेवर में रहता हूँ, किसी नेता के फेवर में नहीं रहता। और बच्चे, हमारे बच्चे सही जगह पर रहेंगे, सही रास्ते पर रहेंगे तो फेवर में हो। गलत गलत है तो गलत है, पता है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। कहीं भी रहो तब शान से, गलत है तो गलत को गलत बोलो, सही है तो सही है। किसी को चापलूसी है, किसी को खुश करना नहीं है। खुश किसको करना है? आप पर्पस रखो, उनको खुश करना है। अगर वो आपसे खुश है, इसका मतलब उनके ही बच्चे सब खुश रहेंगे आपसे। उनको खुश करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, तो उनको करने की कोशिश करो। अच्छा काम करोगे खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो उनके सारे बच्चे भी खुश रहेंगे। कभी कभी हो सकता है थोड़ी बहुत वो चलते रहता, लाइफ का है।
लेकिन सही रास्ते पे रहोगे तो कभी भी आपके साथ भी सही ही होगा। अब आगे देखो, हॉल्ट द प्रोसेस ऑफ न्यू रिफॉर्म, नए रिफॉर्म को रोक देते हैं। जो कानून लाया गया वो रिफॉर्म चाहती है, तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करके रिफॉर्म होने नहीं देती है। ये सब लिखने का पॉइंट है, बदलाव होने नहीं देती है, ये अपना ही राग अलापती रहती है, ये कहने का मतलब है। ओवरराइडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मेंशन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कहाँ है? डीपीएसपी में कहीं है ना? डीपीएसपी का प्रोविजन है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब बाकी पार्लियामेंट में हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में या सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर का अपना पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, एग्जीक्यूटिव का या प्रेसिडेंट का अपना पावर मेंशन है। सबका अपने अपने क्षेत्र में पावर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का जो कानून बनाने का जो पावर, उसमें इंटरफेयर कर रही है जुडिशियरी। तो वो कहा गया ओवरराइडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिले लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड हिंड्रेंस इन द इफेक्टिव गवर्नेंस। में कोई भी कानून बनाया, वो कानून का रिव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे तो इसमें कोर्ट में लंबा समय खींचता है, उस पर स्टे लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं कि ये कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे अभी क्या है, अभी वक्फ बोर्ड वाला जो बिल आया, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट में पिटिशन गई, कोर्ट ने बोला कोई अपॉइंटमेंट इससे रिलेटेड अभी कुछ नहीं होगा जब तक हम फैसला सुनाएंगे, तो उतना दिन तक होल्ड पर है। तो जल्दी हो गया तो ठीक है, अगर 4 साल 5 साल, कभी ऐसे होता नहीं, खींचती नहीं है ऐसे मैटर को। ऐसे मैटर को तो जल्दी सुलझा देते हैं, लेकिन कभी कभी लंबे समय खींच दिया। अगर लंबे समय खींच दिया तो इसका मतलब उतने दिन तो होल्ड पर नहीं रखते। जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया, ठीक है, तो उसका जजमेंट बहुत सालों बाद आया। और नोट क्या डिमोनेटाइजेशन किया, उसका भी जजमेंट बहुत दिन बाद आया। तो क्या जजमेंट उसमें डिमोनेटाइजेशन को विथहोल्ड तो नहीं कर दिया था कोर्ट ने? ठीक है, सुनेंगे। तो अगर उस पर स्टे लगा तो जल्दी सुन के खत्म करेगा, स्टे नहीं लगाया तो धीरे धीरे सुनते रहेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं वो जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया गया या लेजिस्लेटिव डिसीजन लिया गया, उसको सपोर्ट कर दिया सर जुडिशरी ने। जैसे आर्टिकल 371 एबोलिश किया गया, 370 जम्मू एंड कश्मीर का, बहुत सारे पिटिशन गए, कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है सुनेंगे सुनेंगे। तब तक तो वहाँ आर्टिकल 370 का सारा प्रोविजन के अनुसार वहाँ सब चीज खत्म करके ये वो हर चीज ऑफिस ऑफिस सब स्टेब्लिश कर दिया गया। क्या उतने साल बाद कोर्ट डिसीजन भी देती थी, क्या उसको ओवररूल करती? क्या फिर से 370 को स्टेब्लिश कर पाती? क्या नहीं करती। तो उतना दिन में उतने सारे चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली झलक गया था कि 370 में क्या जजमेंट आने वाला है। तो आम लोगों को लगा कुछ जजमेंट आ जाए, हो सकता 370 को जो फिर से रीइंस्टेट कर दे कोर्ट, नहीं। वो लग गया था कितना दिन से स्टे नहीं लगाया है और इतने दिन से चेंजेस हो रहे हैं, जिसका मतलब कुछ नहीं होने जाना है। समझ गए? तो डिले लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड हिंड्रेंस इन द इफेक्टिव गवर्नमेंट से हिंड्रेंस, क्योंकि गवर्नमेंट गवर्न करती है, उनका काम है सही तरीके से गवर्न करना, तो उसमें हिंड्रेंस हो रहा है। एंड डिफरेंट जजेज में इंटरप्रेट द लॉ डिफरेंटली, उस कानून को डिफरेंट जज अलग अलग तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं। एंड पैरेलल गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये जुडिशियरी अपना ही गवर्नमेंट चला रही है, सरकार लोगों के द्वारा चुना हुआ वो तो है ही, और अपने हिसाब से रूलिंग दे के जजमेंट दे के लगता है कि एक तरफ ये अपना गवर्नमेंट चला रही है। दैट्स कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट। एंड है इम्बेरेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो ये इसमें एक्सपर्ट है, इनको ट्रेनिंग मिला है, जुडिशियरी कानून को पढ़ा है इन्होंने, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने एडमिनिस्टर करना है, सोसाइटी में क्या है, कैसे चल रहा है, कैसा सिस्टम चलता है, उसको पढ़ा है, उनमें एक्सपर्ट है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम यही ले रहे हैं और लेजिस्लेचर का भी काम ये ले रहे हैं, तो सबको एम्बेरेस कर रहे हैं, मतलब नीचा दिखा रहे हैं उनको। डिले इन एडजुडिकेशन ऑफ पेंडिंग केस, ऑलरेडी इनके पास उतने सारे केसेस पेंडिंग है, और ये जुडिशरी लेजिस्लेटिव वाले मैटर में इंटरफेयर करके टाइम उतना बर्बाद करते हैं। तो अपना ही केसेस, जो एक केसेस खुद ही अपने केस को और डिले करते जा रहे हैं, डिले कर, पहले उन मैटर को सुनकर अपने जगह के पेंडिंग केसेस को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड डिले इन एडजुडिकेशन ऑफ पेंडिंग केसेस। लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड रिसोर्स टू टेक ओवर फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इनके पास उतने आदमी मैन पावर नहीं है, इतने रिसोर्सेस नहीं है, इतना एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्ट ये नहीं है कि ये फंक्शन किसका भी काम करे, एग्जीक्यूटिव का काम करे और लेजिस्लेटिव का, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो काम वो भी खुद ही करे और पार्लियामेंट का काम है वो खुद ही करे। खुद थोड़ी उतना, कितने जजेस हैं, गिन चुन के 32 से 34 जजेस तो है सुप्रीम कोर्ट में। तो
उतना पॉपुलेशन है, उतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, जजेज कितने हैं, इतना केसेस का, अगर आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं भी और जजमेंट आ गई, आप काफी लकी हो। अदरवाइज सोचो कितने लिस्ट में पड़ी हुई है, रोज उतने सारे पिटीशन जा रहे हैं, कितने सारे पड़े हुए, करोड़, पता है ना कितने करोड़ केसेस पड़े हुए हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। कितने केसेस तो ऐसे होते हैं लोग मर जाते हैं, उसके बाद है जो उनका नाम आता है या जजमेंट कभी आती है, मतलब बहुत बुरा हाल है। मतलब बुरा हाल है, मतलब आपके पास पावर है, पैसे हैं, अप्रोच है, तो आपका मैटर आ भी जाएगा। अदरवाइज खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, कितने दिन तक चले आ रहा है। और ये भी बात पता है कितने जेल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि उनका, अगर उस पनिशमेंट में अगर मैक्सिमम 14 साल की सजा होनी चाहिए था, वो 14 साल कब का बीत चुका, अभी तक जेल में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका मैटर ही आगे नहीं आ रहा आया है। तो क्या कहा जाए, बहुत बुरा हाल है, पता है ना। जुडिशियरी में तो बाप रे बाप, इसको सॉल्व, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की जरूरत है, कोर्ट नंबर ऑफ कोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, तो मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मतलब जब कोर्ट में जाओगे ना, देखो जाने, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कभी किसी बच्चों को वहां जाने की जरूरत पड़े। कहते हैं ना पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल एंड कोर्ट, ये सब शौक से कोई नहीं जाता, मजबूरी में जाता है, और नहीं किसी को जाने की जरूरत पड़े। समझ गए। कोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है जहां आपको धक्के खाने पड़ रहे, कोई भी देखो, तो ये सब तो, वो सब में तो धक्के खाने एक दो विजिट में हो जाए, बाकी ये सब में बाप रे बाप, पता ही है जुडिशियरी का क्या हाल है यार। पुलिस स्टेशन कितना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारे तुम जो बच्चे हमारे जो जाओगे ना, देखो क्या होता है, हॉरेबल सिचुएशन है बच्चों, हॉरेबल। जहां भी जाओ कुछ अच्छा करो, अच्छा करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही करो, करने की कर कोशिश करोगे तो जरूर कुछ अच्छा होगा। सबको, मैंने पहले बोला सबको, भले तुम यू कांट चेंज, बट अपने आसपास जितना हो सके उतना बदलो, बदलाओ, बदलो, तभी कुछ आगे हो सकता है। अदरवाइज बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल का भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी देखो ऐसा ही हाल है, बहुत इतने रस हैं, डॉक्टर्स उस हिसाब से कम है, पेशेंट भरे पड़े हैं, क्या बोलना है। तो मैं तो हर चीज़ देख चुका हूँ, तो मैं हर चीज़ बता रहा हूँ भाई। और मैं ही नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों को कभी भी, आप लोगों को कभी ऐसा, ये सब जगह आपको कभी भी, आपको भी कभी, शौक शौक से चले जाओ अलग बात है, लेकिन मजबूरी में ऐसे कभी जाना पड़े। रेज क्वेश्चन ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है कि भाई ये तो कोई जज कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई जज अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और हर चीज में घुसते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा लगता है कि इन लोगों में ही कुछ खोट है, इन लोग ही कुछ अपना बेनिफिट देख रहे हैं, कुछ मिले हुए हैं, ऐसा लगता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट है, वैसे करना है। समझ गए। अब है, देखो जजेस के इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए, पता है कि इंडिपेंडेंट रहे, उसके लिए मैं वर्बली बताया था, जज इंक्वायरी एक्ट है 1968। तो इसमें क्या है, इंश्योर द जज दैट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी डिसमिस्ड, देयर बाय प्रोटेक्टेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का ग्राउंड क्या है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। उसके लिए भी कोई भी मोशन लाया जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में, लोकसभा में 100 मेंबर, राज्यसभा में 50 मेंबर, वहां मोशन लाया जाएगा। स्पीकर या चेयरमैन जो भी हो, वो एडमिट करेंगे कि ना करेंगे, वो अपने हिसाब से निर्भर है, उनका डिस्क्रिप्शन है। ले लिया मैटर, फिर कमेटी बैठेगी, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कोई डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट रहेंगे। कमेटी अपना ओपिनियन देगी, जांच पड़ताल करेगी, वो अपना रिकमेंड ओपिनियन कमेटी देगी, लोकसभा या राज्यसभा जहाँ भी हो, वहाँ उसके हिसाब से फिर मैटर को लिया जाएगा, बिलिंग होगा, स्पेशल मेजोरिटी बिलिंग का होगा। स्पेशल मेजोरिटी के बाद फिर दूसरे सेशन हाउस में जाएगा, वहाँ भी प्रोसेस चलेगा, तब जाके है जो एसेंट होगा प्रेसिडेंट का, तब उस ग्राउंड पर है जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाएगा। तो उसके लिए इंक्वायरी एक्ट ये है, और जो मैंने बोला है बातें इसी एक्ट में मेंशन है, ताकि आसानी तरीके से किसी जज को जब मनता है ना हटाया जाए। जैसे गवर्नर को क्या है, आज है गवर्नर, कल उनको अगर कोई गवर्नर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, पता है ना, कि 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, आज है, कल अगर चाहे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को एडवाइस दे कि इनको
यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए तो उनको तुरंत वहाँ या तो उनको बोला जाएगा कि अब रिजाइन कर, नहीं तो प्रेसिडेंट उनको हटा देगी। कोई फिक्स टेन्योर उनका नहीं है। तो किस पर डिपेंड करते हैं? ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का खुशी पर डिपेंड। प्रेसिडेंट का खुशी मतलब अल्टीमेटली किसका खुशी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अल्टीमेट मतलब जो हेड करे प्राइम मिनिस्टर का खुशी पर है, प्राइम मिनिस्टर का खुशी पर है, ये नहीं लिखना है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लिखाया जाता है। ये फ्रेज यूज किया जाता है, प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं यूज किया जाता है। कुछ बातें मैं ऐसे बताता हूँ जो रियलिटी है, लेकिन लिखने वाली बातें कुछ और होती है, तो मैं वो बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया हंसी मजाक में ऐसे बोला उसी को तुम लिख दो, मुझे ये ध्यान में रखना पड़ता है। अदरवाइज उसी को लिख दोगे नंबर कम मिलेंगे, या कोई ऐसे ही अगर प्रैक्टिस दे रहे हो कोई काट वाट दिया तो कहो कि मेरे टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया था। नहीं, समझाने के लिए कुछ बातें कुछ और बोलनी पड़ती है, अलग बात है। लेकिन मुझे पता है कौन से बात आप पकड़ लोगे, तो इसलिए मुझे उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोलना पड़ता है कि इसमें ये ऐसे बोलने वाली बात है, लिखने वाली बातें कुछ और होती है। अब कुछ नहीं, एक्टिवेटर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको कौन एक्टिवेट करते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म को कौन, बार बार, कैसे? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट, इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट। कुछ नहीं, सिविल राइट के लिए जो पिटीशन ले जाते हैं, पीआईएल ले जाते हैं, वो कहलाते हैं सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट क्या क्या है मैंने बता दिया। पीपल राइट, लोगों के राइट के लिए, अधिकार के लिए जो ले जाते हैं पीपल राइट। घूम फिरा के वर्डिंग अलग अलग थोड़ा, सिविल राइट, पीपल राइट। कंज्यूमर के राइट के लिए कंज्यूमर राइट। बॉन्डेड लेबर, जो मजदूर हैं उनका हक मिले, उनको टाइम पर सैलरी मिले, मिनिमम सैलरी मिले, काम करने का इन्वायरमेंट सही तरीके से है कि नहीं, कोई कहीं हजारडस इन्वायरमेंट में काम तो नहीं कर, उनका एक्सप्लोरेशन तो नहीं हो रहा, उसके लिए कोई पिटीशन ले जाता है। तो बॉन्डेड लेबर एक ग्रुप है, कहीं बंधुआ मजदूर के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है कि सैलरी कुछ नहीं दिया जा रहा है और उनको ऐसे ही शारीरिक तौर से खटा जा रहा है। सिटीजन फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन, मतलब इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन की बातें हो गई, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पेड़ काट कर रोड बनाए जा रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की जा रही है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो कहीं नदियाँ में है जो नाला बहाया जा रहा है, नदी के पानी का पोल्यूटेड किया जा रहा है, या डैम्स बनाया जा रहा है, उससे है जो आसपास में एग्रीकल्चर ये सब डिस्टर्ब होने वाला है। तो ये कहा है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। तो सिटीजन फॉर इन्वायरमेंटल एक्शन। सिटीजन ग्रुप अगेंस्ट द लार्ज इरिगेशन। लार्ज इरिगेशन मतलब सिंचाई में, वही डैम वाली बात हो गई। लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट लाने से पता है ना, कहीं डैम बनता है तो उससे कई एरिया को डूबने का भी चांस होता है, कई एरिया में सुखाड़ आने का चांस होता है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब होने का चांस होता है। जो ज्योग्राफी में पढ़ना है, इधर का पानी उधर डाइवर्ट किया जा रहा है, तो एक जगह का पानी डाइवर्ट कर रहे तो कहीं कमी हो सकती है, कहीं ज़्यादा हो सकती है, तो ये सब का चांस बनता है। तो वो हो गया आपका लार्ज इरिगेशन के लिए जो सिटीजन एक्टिविस्ट हो गए। चाइल्ड राइट ऑफ चाइल्ड ग्रुप। चाइल्ड ग्रुप मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई मिनिमम एजुकेशन के लिए, रोटी कपड़ा के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बच्चों का, और बच्चे के हेल्थ के लिए, बच्चे का चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो, चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, तो इसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई एक्टिविस्ट है, तो वही कहलाए राइट ऑफ चाइल्ड ग्रुप। कस्टोडियल राइट मतलब पुलिस की कस्टडी में या था या जेल में है, तो उनको कैदियों को है जो टाइम पर खाना मिल रहा है, कहीं बेसिक खाना क्वालिटी मिल रही है कि नहीं, उनको रहने का एनवायरनमेंट सही है कि नहीं, हाइजीन वहाँ है कि नहीं, उनको मोर दिन ज़्यादा सज़ा काट रहे हैं क्या, तो ये सब उसके लिए कोर्ट में ही है, जेल में अंदर घपला चल रहा है क्या, क्रिमिनल एक्टिविटियाँ चल रही है क्या, तो ये सब के लिए कस्टोडियल राइट ग्रुप्स हो गया। या जेल में उनको पुलिस कस्टडी में मारा गया, मारते मारते मार दिया गया, और उनको बॉडली काफ़ी डैमेज, नाखून निकाल दिया गया, कान काट दिए गए, यहाँ तो आता है न्यूज में। जेल में मारते मारते 3rd डिग्री जिसको बोलते हैं, टॉर्चर करते करते कितने कैदियों को मार भी दिया जाता है। या किसी को क्राइम कोई और किया, जबरदस्ती पकड़कर उनको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उनको पेपर में दिखाना कि आपने क्या एक्शन लिया। जो क्रिमिनल है वो तो पकड़ाया नहीं, तो कोई पकड़ाने नहीं रहा, तो किसी को जबरदस्ती पकड़ कर दिखा दो कि हाँ ये हमने इतने आदमी को पकड़ा है, इनका इन्वॉल्वमेंट है, और बेचारा इनोसेंट है, और उसको जेल में बंद कर दिया गया। जबरदस्ती झूठा झूठा मुकदमा लगा कर, झूठा झूठा होता है ना, केस लगाकर, साथ में झूठा झूठा एविडेंस डालकर, झूठा झूठा विटनेस डालकर उसको फंसा दिया, और उनके साथ गलत हो रहा है, होता भी है।
तो कितने लोग ऐसे, हर जगह होता है, कई जगह देखने को मिलता है, अपने प्रमोशन के लिए, सीनियर को खुश करने के लिए, पॉलिटिशियन को खुश करने के लिए, या एक तरह से बोलते पब्लिक एंगर को कम करने के लिए कि हमने इतने आदमी को पकड़ लिया, हमने केस क्लोज कर दिया, हाँ पकड़ा गया कि कौन है जो इस मर्डर में किसका नाम, किसका हाथ है। लोग का भी आक्रोश शांत, पॉलिटिकल पार्टी जो आक्रोश कर रहे थे, रोड पर हंगामा कर रहा था, वो भी शांत हो गया, सब लोग खुश, नेताजी भी खुश, जनता भी खुश, और इनके जो ऑफिसर है वो भी खुश। ऑफिसर मतलब इनके जो सीनियर हुए, सीनियर जो भी हो, नाम नहीं लूंगा क्या है। तो ऐसे केस पे पीआईएल लगाना पड़ता है, कई बार आता है ऐसे। मेरा दोस्त भी कई ऐसा था कि जो कहता था कि उसके नोन में कि सिर्फ मुस्लिम नाम के कारण कई बार उसको हुआ कि जबरदस्ती उसके पास कॉल आई ना ऐसे कि तुम्हारा इसके साथ लिंक है, उसके साथ लिंक है, लो ना भाई, ऐसे ऐसे तरह तरह के बात। अब पकड़ भी लिए गए, वो बेचारा कभी घर से कभी निकला नहीं, बहुत सीधा सा लड़का। तो आते रहते हैं ऐसे। और इतना मैं क्या बोलूँ, डिफेंस में भी कितने बार ऐसा ऐसा आरोप लगा है कि जहाँ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा है, या जीएनके वाले रीजन में कितने सिविलियन को मारकर, इनको मारकर दिखा दिया गया कि हमने इतने इतने क्रिमिनल को मारा है, जबरदस्ती उनके सामने गन वन बंदूक रख दिया गया। तो और उसके नाम पर प्रमोशन लेना या मेडल लेना, ये सब चलता है, चलता है, मतलब गलत है, पूरा गलत है। लोग घटिया मैंडेट सोच के लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या बोला जाए, ऐसे करके फिर क्या मिलना है यार। खुद जैसा दूसरे के साथ करोगे, एक न एक दिन आप अपने साथ उस होना ही होना है। या तो आप, या तो कोई और आपके साथ कर दे, या तो आपके अपने बच्चे ही आपके साथ कर दे, या आपके अपने पोते पोती कर दे, आपको भी एक दिन ऐसा झेलना ही होगा। कुछ भी आपके साथ भी कभी ना कभी, आप अगर किसी और के साथ गलत करोगे, आपके साथ कैसे न कैसे फॉर्म में, आज हो कल हो, रिटायर होने के बाद होना ही होना है। ये बात जान लो, अभी अभी पावर है तो आप बहुत गर्मी में रहोगे, जब रिटायर हो जाओगे सारा गर्मी खत्म। आप रिटायर होने के बाद अभी अभी हो बड़े बड़े पोस्ट पर, कोई भी पोस्ट पर हो, रिटायर होने के बाद आपको पता चला कि एक चपड़ा, एक भिखारी भी आपको थप्पड़ मार के जा सकता, मैं आपको बता दूं। कोई भी पोस्ट पर हो, कोई भी पोस्ट पर हो, अगर चेयर पे नहीं हो, रिटायर हो गए, उसके बाद आपकी जीरो के बराबर वैल्यू है, पता है ना आपको? नहीं पता है तो मैं बता दूं। जितना होता है ना, कितना एक बार कोई पोस्ट बन गए, कोई कंपटीशन निकाले, इतनी आंकड़ आ जाती है कि हमने सिविल सर्वेंट निकाल लिया, हमने डॉक्टरी निकाल लिया, मतलब जो भी है, ये यूजी पीजी डीएमएमसीएच ये निकाल लिया, सिविल सर्विसेज निकाल लिए, रैंक ला गया, स्टेट सर्विसेज निकाल दी, इतने पावर में फुल गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब रिटायर हो गए तब पता चलेगा जितना आंकड़ा है। रिटायर होने के बाद, कुछ सर्विस में जाने के बाद कुछ दिन बाद ही हो जाता है, वो पता चल जाता है कि मेरा क्या है या क्या है। लेकिन वो आकर दूसरे पर दिखाते हैं, आम लोगों पर दिखाते हैं, अंदर तो खुद पता है। आकर दिखाओगा, रिटायर होने के बाद तुमको चप्पी एक वर्ण भिखारी भी तुमको थप्पड़ मार के जा सकता है, ये भी जान लो। इसलिए आप अच्छे कर्म करेंगे तो लोग आपको हमेशा वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। लोग ना दे, ऊपर वाला देखता है आपको साथ अच्छा होना ही होगा, अच्छा होगा। बाई चांस कभी गलत हो जाए, लेकिन फिर घूम पर आपकी करनी, आपका कर्म वापस आपके पास आना है, आएगा ही आएगा आपका कर्म। गलत करोगे गलत तरीके से होगा। तो देखो कितने सारे देखोगे पेपर में अक्सर, अब तो बढ़ गया है। अगर मैं बता दूं ना, पूरे स्ट्रिक्ट हो जाए ना, और बढ़िया से पूरे विजिलेंस और जो ईडी और सीबीआई आईडी आईबी जो भी कह दो, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मैं सारे बड़े ए क्लास ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से नियंत्रण रख दिया जाए ना, तो कम से कम 98% सब करप्शन के मामले में फंस जाए। कि जितनी सैलरी है आपकी और जितना प्रॉपर्टी इनकम है, उसका तुम कंपेयर कर लिया जाए कि इतना कमाया और इतना इतना प्रॉपर्टी इतना इतना है, मैच कितना का मैच कर जाए, कितने लोगों का मैच कर जाए। सैलरी इतनी, इतना खर्चा इतना बचना चाहिए, उस हिसाब से आपके इतना ही प्रॉपर्टी होना चाहिए, सोना हो, चांदी हो, घर हो, जायदाद हो, जो भी हो, आपका आपका रिलेटिव हो, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री सबको छान लिया जाए, तो देखो हवा टाइट हो जाएगी कितने लोगों का, पता है कि हवा टाइट हो जाएगी। सिर्फ उनका नहीं बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर का मैं बात कर रहा हूँ, एमएलए एमपी सब की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा मैं। वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी, हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो,
क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr.and विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड IFSC।